हेलो स्टूडेंट। हम दो अप्रोच कर चुके हैं, नेट इनकम अप्रोच कर चुके हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कर चुके हैं, जो कि दोनों अप्रोच डेविड डूरन ने दी थी। दोनों अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की हैं। नेट इनकम अप्रोच कह रही थी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसका फ़र्क पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म पे। जब हम डेट यूज़ करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है, जबकि उनकी दूसरी अप्रोच डेविड डूरन की नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच नेट इनकम अप्रोच के बिल्कुल रिवर्स थी। वो कहती है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑन द वैल्यू ऑफ फर्म बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। की कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। ना ही उससे वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होती है ना ही इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है। आज हमने करनी है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि किसने दी है, सोलोमन इजरा ने दी है। और इस अप्रोच को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच, और इट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज और ट्रेड ऑफ बिटवीन दी टू एक्सट्रीम ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। क्योंकि नेट इनकम अप्रोच रेलेवेंट कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर को, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इररेलेवेंट कहती है। वो दोनों ही अप्रोच बिल्कुल एक दूसरे से रिवर्स हैं। लेकिन जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो सोलोमन इजरा ने दी है, वो अप्रोच कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज्ड इनिशियली और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर डेट एज डेट इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ फंड देन इक्विटी। इसमें कहती है जो ये अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें शुरू में जब हम डेट लगाते हैं इक्विटी के साथ, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होती है और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लग जाती है, जबकि वैल्यू ऑफ फर्म गिरने लग जाती है। तो इसमें क्या दिया है, दस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीच्ड बाय ए प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स। इसमें आपको एक प्रॉपर जो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको एक स्पेस मिल जाता है। वहाँ पे आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आप इसमें मिल जाता है आपको, जहाँ पे आपका प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स का यूज़ होता है और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती है बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज बिकॉज इंक्रीज डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये अप्रोच कहती है कि जब हम एक लिमिट से ज़्यादा डेट यूज़ करते हैं तो डेट ज़्यादा यूज़ करने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, और फाइनेंशियल रिस्क के बढ़ने से जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादा डिमांड करते हैं डिविडेंड की। तो जितना हमें बेनिफिट मिला था उसका चीप डेट का, उससे ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है हमें इक्विटी की। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि बेनिफिट हमें कम मिलता है, जबकि कॉस्ट इक्विटी की ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो आपका वैल्यू ऑफ फर्म है वो कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है। द एडवांटेज ऑफ चीपर डेट एट दिस पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑफसेट बाय द इंक्रीज्ड cost of equity. After this there comes a stage when the increased cost of equity cannot be offset by the advantage of low cost debt. एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जो इक्विटी की जो कॉस्ट है वो नहीं सेट ऑफ हो पाती है लो कॉस्ट डेट के कारण भी। Thus overall cost of capital according to this theory decrease up to a certain point, remain constant, remain more or less unchanged for moderate increase in debt, and thereafter an increase or rise beyond a certain point. Even the cost of debt may be increased at this stage due to increase in financial risk. Now there are also some assumption of this theory. First, द फर्म पे 100% ऑफ इट्स अर्निंग एज डिविडेंड। जो भी अर्निंग होती है फर्म की वो पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया जाता है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे 100% रहेगी। सेकंड एग्जम्पशन है, देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड यूज्ड बाय ए फर्म, आई डेट एंड शेयर। सिर्फ दो आपके सोर्स ऑफ फंड हैं, डेट और शेयर। थर्ड वन है, द टोटल एसेट आर गिवन एंड डू नॉट चेंज। आपको टोटल एसेट दिए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, ना वो कम होती है ना ज़्यादा। नेक्स्ट है, द टोटल फाइनेंस रिमेन कांस्टेंट। टोटल फाइनेंस कांस्टेंट रहता है। और
ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, EBIT भी आपके कॉन्स्टेंट रहते हैं। द फर्म हैज़ ए परपेचुअल लाइफ, जो फर्म है वो परपेचुअल लाइफ होती है उसकी, मीन्स गोइंग कंसर्न है। और द बिजनेस रिस्क रिमेन कॉन्स्ट, इसमें कॉन्स्टेंट बिजनेस रिस्क कॉन्स्टेंट रहता है। और द इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, और जो इन्वेस्टर है वो रैशनली बिहेव करता है। नेक्स्ट है आपका, इसको आप ग्राफ से कैसे दिखा सकते हो। द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म हैज़ बीन शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे देख सकते हो KE। सबसे ऊपर देखो आप, ये है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये बीच में है आपका कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, दोनों को मिला के आपका ये बन रहा है ग्राफ। और सबसे नीचे है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 3 स्टेज दिखाई दे रही हैं। पहली स्टेज है जब आप डेट यूज कर रहे हो तो आपका ओवरऑल कॉस्ट गिर रही है, हमने इस पे फोकस करना है। ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, और ये आपका ओवरऑल KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ धीरे धीरे पहले आपका डिक्रीज होता है, फिर एक लेवल आता है जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट हो जाती है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि ये हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद जब आप डेट और यूज कर रहे हो तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ शेयर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन इज गिविंग टू यू इज नेट ऑपरेटिंग इनकम i.e. EBIT 2 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, अगर फर्म कोई भी डेट यूज नहीं कर रही है तो 10% है, अगर फर्म यूज कर रही है डेट 4 लाख डिवेंचर तो 11% है, अगर फर्म यूज कर रही है 6 लाख डिवेंचर तो 13% है। ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आप अज्यूम करना है हमने जो 4 लाख डिवेंचर लिए हैं सेकंड ऑप्शन में, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, ये दिया हुआ है। और जो थर्ड ऑप्शन में 6%, हम 6 लाख डिवेंचर इशू किए हैं, उनका जो रेट है इंटरेस्ट का वो 6% है, यानी कि 1% इसमें ज़्यादा रहेगा दूसरे केस में इंटरेस्ट रेट। अब इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें जब डेट नहीं यूज़ किया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन है जब डेट यूज़ किया जा रहा है और इंटरेस्ट रेट 5% है, तीसरा ऑप्शन है डेट यूज़ किया जा रहा है 6 लाख रुपए का और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 6% है। तीनों ही केस में नेट ऑपरेटिंग इनकम इज सेम, यू कैन सी 2 लाख 2 लाख 2 लाख। फिर हम लेस करेंगे इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट। फर्स्ट केस में हमने डेट यूज़ ही नहीं किया तो कोई भी कुछ भी लेस नहीं होगा। सेकंड केस में डेट यूज़ हुआ है कितना, 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000 आएगा, 20,000 लेस कर देंगे। और तीसरे केस में 6 लाख और 6 लाख पे 6%, 6 जा 36, तो 36,000 यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 2 लाख क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं, यहाँ पे 1,80,000 क्योंकि इंटरेस्ट 20,000 लेस हो गए, यहाँ पे इंटरेस्ट 36,000 था तो 1,64,000। फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट तीनों केस का अलग अलग है, इसमें 10% है, इसमें 11% है और इसमें 13% है। तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, 1,64,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13। तो फर्स्ट केस में जो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर आई है इक्विटी शेयर ये 20 लाख है, सेकंड में 16,36,363 है और लास्ट में आपकी 12,61,538 आया है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, फर्स्ट केस में कोई हमने डेट यूज ही नहीं किया है तो मार्केट वैल्यू 0 है, सेकंड में 4 लाख है और थर्ड में आपका 6 लाख के हमने डिवेंचर इशू किए हैं। तो अब हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म मैं आपको पहले भी करा चुकी है, जब हम वैल्यू ऑफ शेयर प्लस वैल्यू ऑफ डेट कर देते हैं यानी कि S + D = V, ये आप पीछे कर चुके हैं हम, तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख रहेगा, सेकंड ऑप्शन में 20,36,363 और थर्ड ऑप्शन में 18,61,538। आप यहाँ पे देख सकते हो
जब डैट यूज़ नहीं किया है तो 20 लाख वैल्यू ऑफ फर्म है, लेकिन डैट यूज़ करने से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है 36,363, और डैट बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वैल्यू ऑफ फर्म आपकी डिक्रीज हो गई है। यही इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताना था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे निकालनी है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसका फॉर्मूला है आपका अर्निंग डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। फर्स्ट ऑप्शन में आपकी अर्निंग है 2 लाख, ओके। 2 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी आई? फर्स्ट ऑप्शन में 20 लाख, 20 लाख इंटू 100 10%। सेकेंड ऑप्शन में EBIT गिवन है वही 2 लाख है, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म आपकी थोड़ी इंक्रीज्ड है, तो वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड होने से जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। और थर्ड ऑप्शन में आपका EBIT सेम है लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज है, और वैल्यू ऑफ फर्म कम होने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि एक लेवल के बाद अगर आप डैट यूज़ कर रहे हो तो वो आपको बेनिफिशियल नहीं है, वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को कम कर रहा है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा रहा है। तो ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आपकी सिर्फ एक अप्रोच बाकी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।